नमस्कार, मैं हूं ब्रजेश चौक से और आप देख रहे हैं हमारा खास कार्यक्रम अटेंशन। मध्य प्रदेश में बीजेपी ने 200 पार का लक्ष्य रखा है, लेकिन यह लक्ष्य इतना आसान नहीं है। इस लक्ष्य को पाने के लिए बीजेपी हर संभव कोशिश करने में लगी है। एक तरफ विधायकों की छवि है तो दूसरी तरफ जातिगत और क्षेत्रीय संतुलन भी है। विधायकों की छवि को देखते हुए कर्नाटक फार्मूला अपनाया जा सकता है, जिससे माना जा रहा है कि 1/3 टिकट काटे जा सकते हैं। दूसरी तरफ जातीय और क्षेत्रीय संतुलन को साधने के लिए बीजेपी कुछ सांसदों को मैदान में उतार सकती है। इनमें सिंधिया को हराने वाले गुना सांसद केपी यादव का नाम भी शामिल है। ब्राह्मण, खटीक, कुर्मी, यादव जैसे वर्ग के बड़े चेहरों को उतारकर बीजेपी जातिगत वोट बैंक साधे रखना चाहती है। लेकिन सवाल यह है, क्या बीजेपी मध्य प्रदेश में भी गुजरात या कर्नाटक फार्मूला लागू करेगी या नया प्रयोग करेगी? और कांग्रेस अपने विधायकों की एंटी इनकम्बेंसी को कैसे दूर करेगी, यह जानने की कोशिश करेंगे। लेकिन पहले देखिए ये रिपोर्ट। मध्य प्रदेश में मिशन 200 हासिल करने के लिए भाजपा कोई कोर कसर नहीं रखना चाहती है। भाजपा का ध्यान एक तरफ तो कमजोर कड़ी बने विधायकों के टिकट काटने पर है, तो वहीं दूसरी तरफ जाति संतुलन साधने के लिए कुछ सांसदों को भी विधानसभा चुनाव में उतारा जा सकता है। जो 6 सांसद विधानसभा चुनाव में उतारे जा सकते हैं, उनमें गुना सांसद केपी यादव, सतना सांसद गणेश सिंह, सीधी सांसद रीति पाठक, होशंगाबाद सांसद राव उदय प्रताप सिंह और उज्जैन सांसद अनिल फिरोजिया जैसे नाम प्रमुख हैं। इन सांसदों को पहले विधानसभा चुनाव लड़वाया जाएगा, बाद में जरूरत पड़ने पर लोकसभा चुनाव में भी उतार दिया जाएगा। उधर कर्नाटक फॉर्मूले की तर्ज पर कुछ विधायकों के टिकट काटे जा सकते हैं। इस मुद्दे पर कांग्रेस का क्या कहना है, आइए जानते हैं। जनता पार्टी जितनों के टिकट काटना चाहिए, काटे, उससे हमारा कोई मतलब नहीं है। हमें तो हमारी सत्ता में वापसी कैसे हो, उसके लिए संघर्ष करना है। चाहे वो विधायकों को टिकट काटे या सांसदों को विधायक के रूप में लड़ाए, हमें उससे कोई गिला शिकवा नहीं है। भारतीय जनता पार्टी का आंतरिक मामला है, और यदि वो विधायकों के मौजूदा विधायकों की टिकट काट रही है, सांसदों को विधानसभा का चुनाव लड़वाना चाह रही है, तो ये उसका खौफ बता रहा है कि वो कितनी भयजदा है अपनी सरकार जाने से। विधानसभा चुनाव में एक तरफ जहां विधायकों की छवि अहम है, वहीं जाति का संतुलन भी जरूरी है। सांसदों का विधानसभा चुनाव में उतरना कोई नई बात नहीं है, लेकिन इस बार जातिगत संतुलन साधने के लिए भाजपा के लगभग 6 सांसद विधानसभा चुनाव में भाग्य आजमा सकते हैं। इसका लाभ भाजपा को विधानसभा चुनाव में कितना मिलेगा, ये तो वक्त ही बताएगा। लेकिन यदि ऐसा होता है तो ये एक नया प्रयोग होगा। ब्यूरो रिपोर्ट, अनादि टीवी। तो इस मुद्दे पर चर्चा के लिए हमारे साथ जुड़ गए हैं वरिष्ठ पत्रकार गणेश पांडे और अशोक शुक्ला। आप दोनों का बहुत बहुत स्वागत है। शुक्ला जी, शुरुआत आपसे ही करेंगे। कर्नाटक में जिस तरह से फैसले लिए हैं बीजेपी ने, उससे मध्य प्रदेश के लिए भी कोई संदेश छिपा है? अभी जैसा भी आपने एक छोटा सा जो एक विजुअल दिखाया है इसमें अभी आपने, कि किस तरीके से पार्टी जो है कुछ सांसदों को भी मैदान में उतारने जा रही है। मैं ब्रजेश जी आपसे एक चीज बता रहा हूँ कि ये पार्टी के लिए कोई नई चीज नहीं है। पार्टी पहले भी उत्तर प्रदेश में भी ये पार्टी ने किया है, और 2017 में जो एक बड़ी बढ़त मिली थी पार्टी को यूपी में, उसके बाद में जब फिर दूसरा चुनाव होता है, 22 में चुनाव होता है, तो बहुत सारे विधायकों को टिकट पार्टी ने काट दिया था। दरअसल है क्या कि जो एक एंटी इनकम्बेंसी की चर्चा होती है, उसमें सरकार के प्रति एंटी इनकम्बेंसी होती है, जो लोकल गवर्नमेंट बॉडी होती है उसके खिलाफ भी एंटी इनकम्बेंसी होती है, और कई बार जो है प्रत्याशी के खिलाफ एंटी इनकम्बेंसी होती है। लोग कहते हैं हमें बीजेपी से नाराजगी नहीं, लेकिन अमुक प्रत्याशी से हमको नाराजगी है। एक तो उसको दूर करने की एक कोशिश होती है, और चेंज से कई बार जो है अच्छे परिणाम भी आते हैं, और कई बार ये परिणाम नकारात्मक भी होते हैं, जिसमें रिस्क भी होती है। लेकिन बीजेपी ये रिस्क लेती रही है। उसने बीजेपी ने गुजरात में भी रिस्क लिया है, और जैसा भी आप भी बतला रहे हैं कि कर्नाटक में भी लिया है। तो मुझे लगता है कि मध्य प्रदेश में भी बीजेपी अगर 200 का लक्ष्य लेके चल रही है, तो बहुत सारे जो पुराने विधायक हैं, जो सिटिंग विधायक हैं, उनको बदल सकती है। एक नाम तो मैं आपको मैहर का बतला दूं, नारायण त्रिपाठी जी, जिस तरह से उनके बगावती तेवर हैं, उनको तो मुझे लगता है कि इस बार शायद बीजेपी को टिकट नहीं देगी।
ऐसे वो बहुत तो सारे अब खुद ही बीजेपी के ऐलान कर विधायक चुके हैं कि नई पार्टी उन्होंने बना ली है बिंदिक की, और वो उसी से चुनाव लड़ेंगे और खुद चुनाव लड़वाएंगे, तो सवाल ही नहीं उठता उनका। तो बहुत सारे ऐसे विधायक होंगे। अभी आप देखिए जो सिंधिया के आने के बाद में जो सिंधिया समर्थकों को टिकट दे दी गई थी, वो उसके पहले जो बीजेपी के लोग वहां से लड़ रहे थे, वो क्या करेंगे, वो कहाँ जाएंगे? और तो अब वो तो हम देखना ये है कि कर्नाटक में भी देख रहे हैं कि किस तरह से वहाँ इस्तीफे का दौर चल रहा है, और यदि मध्य प्रदेश में ऐसा भी होता है तो अब बीजेपी में कुछ बदली हुई नजर आ रही है। वो लक्ष्य पर ज्यादा ध्यान देती है, नेताओं को साधने पर कम। नहीं, बिल्कुल आप ठीक कह रहे हैं। आप बाबूलाल गौर की भी टिकट कटी थी, सरताज सिंह जी की भी टिकट कटी थी, बहुत दिग्गजों की टिकट कट जाती है। उमा भारती की भी बात पार्टी ने नहीं मानी थी। तो बीजेपी एक दूसरे तरह की पार्टी है, वो जोखिम भी लेती है और लक्ष्य को भी ध्यान में रखती है। तो अभी आप जैसा बतला रहे हैं कि गुजरात फार्मूला या कर्नाटक फार्मूला मध्य प्रदेश में अपनाया जा सकता है, इसमें कोई दो राय नहीं है। बीजेपी अपना सकती है। बीजेपी लक्ष्य को ध्यान में रख के जो भी जरूरी होगा वो करेगी। उसमें अगर टिकट काटनी पड़ती है तो टिकट काटेगी, तो सांसदों को अगर चुनाव लड़वाना पड़ता है तो चुनाव भी लड़वाएगी। पांडे जी, बीजेपी तो लक्ष्य को लेकर चल रही है, वो सांसदों को भी लड़ा सकती है, टिकट भी काट सकती है, जैसे उम्मीद की जा रही है कि गुजरात के बाद कर्नाटक में, तो मध्य प्रदेश में भी 1/3 विधायकों के टिकट काटे जा सकते हैं। लेकिन कांग्रेस के भी जो स्थानीय नेता हैं और जो विधायक हैं मौजूदा, उनके खिलाफ भी तो एंटी इनकम्बेंसी रहती है। बीजेपी तो टिकट काट के उसको दूर कर लेगी, कांग्रेस क्या करेगी? और कांग्रेस के पास तो एक नई समस्या आके खड़ी हो गई है। जिस तरह से भावी सीएम थे, उसी तरह से भावी उम्मीदवार हो गए हैं उनके यहाँ। तो एक एक विधानसभा क्षेत्र में 2-2, 3-3 प्रचार कर रहे हैं। भावी प्रत्याशी, भावी उम्मीदवार, भावी विधायक के बैनर पोस्टर लग गए, और प्रदेश कांग्रेस कार्यालय को संज्ञान लेकर निर्देश देना पड़े कि इस तरह से प्रचार ना करें। अजय जी, कांग्रेस हाईकमान में इतनी ताकत नहीं है कि सिटिंग एमएलए अपवाद स्वरूप 2-3 छोड़ दिए जाएं, सिटिंग एमएलए की जो टिकट काट दे। तो क्योंकि उनके सामने समस्या ये है कि अगर बीजेपी संगठन से उनका मुकाबला करना है और सत्ता में वापसी करना है, तो उनको हमेशा ये भय सताता रहता है कि अगर इस विधायक का टिकट काट दिया तो कहीं इसने सेबोटेज की स्थिति में न कर दे और हम वहां चुनाव हार जाएं। तो इस भय से कांग्रेस हमेशा भयभीत रहती है, और इसलिए मुझे नहीं लगता है कि सिटिंग एमएलए की टिकट 2-4 को छोड़ दिया जाए तो जो है टिकट काट सके। और जहां तक आप ये सच कह रहे हैं कि कई विधानसभा क्षेत्रों में ये स्थिति बन गई है कांग्रेस की कि वहां सिटिंग एमएलए के अलावा 2-2, 3-3 जो है भावी प्रत्याशी बिल्कुल मैदान में डटे हैं। जैसे हम नरेला विधानसभा क्षेत्र में रहते हैं, यही हम देखते हैं मनोज शुक्ला है, महेंद्र सिंह चौहान है, और एक बीजेपी, अभी नाम का खुलासा नहीं करेंगे, बीजेपी के एक बड़ा नेता कांग्रेस में आके जो है टिकट लड़ाने की जुगाड़ में पिछले दिनों वो दिल्ली गए थे। तो उनकी क्या बातचीत हुई दिल्ली हाईकमान, कांग्रेस हाईकमान से, इसका पता नहीं है। लेकिन हो सकता है वो जो है बीजेपी से कांग्रेस में आके नरेला विधानसभा से चुनाव लड़े। तो इस तरीके के चुनाव के समय आना जाना तो लगा रहता है। तो कांग्रेस की स्थिति बड़ी वैसी है कि उनके पास, उन्होंने प्रत्याशी नहीं खड़े किए। खासतौर से 67 विधानसभा क्षेत्र ऐसे हैं जहां कांग्रेस पिछले 3 विधानसभा क्षेत्रों से लगातार हार रही है, और वहां पे कांग्रेस का कोई कैंडिडेट नहीं है। तो ऐसी जगह पे कांग्रेस नया प्रयोग करना चाहती है, और वो शायद जल्दी टिकट इस बार उन क्षेत्रों में जल्दी टिकट घोषित कर दे, ताकि अगर विद्रोह भी हो तो उसको मनाया जा सके। और विद्रोह को मनाने के लिए दिग्विजय सिंह को जो है मैदान में उतर ही चुके हैं, मैदान में उतार दिया है, और दिग्विजय सिंह इसमें महारत हासिल है। 2018 में भी उन्होंने ये काम किया था, जिसके कारण कमलनाथ की सत्ता में वापसी हुई थी, चाहे भले ही बाउंड्री लाइन पे हुई है। जी, लेकिन शुक्ला जी, यदि बीजेपी में इस तरह से भगदड़ मचेगी जैसा कि हमने कर्नाटक में देख रहे हैं, यदि मध्य प्रदेश में ऐसा होगा, हालात होंगे, तो ये तो कांग्रेस के लिए अच्छा होगा कि उनको जिन 66 सीटों की बात यदि पांडे जी कर रहे हैं कि उम्मीदवार भी नहीं है, तो उसकी नज़र तो वो होगी कि बीजेपी पहले डिसाइड कर ले, फिर इसके बाद जो भगदड़ मचे उनमें जो कुछ जनाधार वाले नेता हैं जिनके टिकट कटेंगे, निश्चित तौर पर इधर उधर जाएंगे, तो उन पर दाव लगाया जाए। आप ठीक कह रहे हैं कि हो सकता है कि इसका थोड़ा सा फायदा कांग्रेस को मिल जाए, जो बीजेपी का असंतुष्ट खेमा होगा या जो लीडर फायदा तो हमने देखा ही है, उपचुनाव में ग्वालियर सबसे बड़ा उदाहरण है। लेकिन उसके बाद में क्या होगा ब्रिजेश जी? उसके बाद में फिर कोई सिंधिया खड़ा हो जाएगा कांग्रेस के अंदर, और फिर वो 25-30 लोगों को अब तो वो कह रहे हैं कोई सिंधिया बचा ही नहीं है। दिग्विजय सिंह कह रहे हैं कि जितने झगड़े हमारे यहाँ होते थे अब बीजेपी में हो रहे हैं। नहीं, ये वो कह रहे हैं, लेकिन आपको लग रहा है क्या कि भारतीय जनता पार्टी के भीतर कहीं कोई झगड़ा हो रहा है?
कैलाश विजय वर्गीय जी को राष्ट्रीय महासचिव वहाँ बनाकर झगड़ा जो है दिखता नहीं है ना शुक्ला जी, अनुशासन वाली भेज दिया पार्टी है जाता ना। आकाश विजय वर्गीय को उनकी जगह टिकट दे दी जाती है। तो देखिए पार्टी के भीतर कहीं थोड़ा बहुत देखिए राजनीतिक महत्वाकांक्षा जब पूरी नहीं होती है तो कुछ नाराजगी तो होती है। लेकिन बीजेपी को आप देखिए ना, बीजेपी ने जो इस तरह के नेता से कभी परवाह की, उमा जी ने अलग पार्टी बनाई, उसके बाद क्या हुआ, जनशक्ति बनाई, वो चुनाव भी लड़ी, लेकिन भारतीय जनता पार्टी उनको बनाने नहीं गई। सरताज सिंह, कुसुम मेहदेले, कई बड़े नेताओं के जो बहुत सारे टिकट काट दिए थे। नाम आपको मिल जाएंगे, कीर्ति आजाद मिल जाएंगे, सिद्धू जी मिल जाएंगे, बहुत सारे नाम आपको मिल जाएंगे। मतलब एक से एक नेता थे। तो भारतीय जनता पार्टी, जैसा अभी ये गणेश जी भी कह रहे थे कि चूंकि कांग्रेस के पास में ना तो चमत्कारिक नेतृत्व है, न उस तरह का कोई एडमिनिस्ट्रेटर है, न उस तरह की कोई लीडरशिप है जिसको लेकर जो है कोई अनुशासन की बात की जा सकती है पार्टी के भीतर। तो पार्टी के भीतर जो है वो एक अजीब सा माहौल है, और उस माहौल में कांग्रेस तो अपने आप को जैसे तैसे अस्तित्व के संघर्ष की लड़ाई लड़ रही है, अपने अस्तित्व के लिए लड़ रही है। तो जो अपने अस्तित्व के लिए लड़ता है वो बहुत ज्यादा जो है सख्त रवैया नहीं अख्तियार कर पाता, ये है। और भारतीय जनता पार्टी जो है वो तो एक लक्ष्य को लेकर चल रही है, 200 के पार या 200 कम से कम। उधर कांग्रेस की स्थिति है कि कांग्रेस को लग रहा है कि जो है वो बने रहें, बचे रहें, और कम से कम इससे कम सीटें तो हमारी गांव जितनी अभी। मुझे नहीं लगता कि वो सरकार बनाने के लिए उनके पास में कोई योजना है या कोई उस तरह का संगठन है या उस तरह के कोई मुद्दे हैं। लेकिन ठीक है, दो पार्टियां हैं, दोनों एक दूसरे के मुकाबले। लेकिन ऐसा होता नहीं है ना कि जितने मौजूदा विधायक हैं वो सभी जीत जाएं, उनके खिलाफ भी तो नाराजगी रहती है। मुमकिन ही नहीं है। विंध्य प्रदेश में आप देखिए बड़े दिग्गज हारे थे, अजय सिंह राहुल हार गए थे, राजेंद्र सिंह हार गए थे, बड़े दिग्गज हारे थे। अभय मिश्रा भी एक कैंडिडेट थे रीवा में, राजन शुक्ला जी से हार गए थे। लेकिन जब चर्चा ये होगी कि भारतीय जनता पार्टी अपने कुछ विधायकों को बदल सकती है, तो देखना ये होगा कि वो कौन से विधायक हैं जिनको वो बदल सकती है। एक नाम जैसे तो उनके यहाँ तो फार्मूला है ही ना, उम्र के हिसाब से वो क्राइटेरिया बना दिया है उन्होंने कि ऐसे बहुत सारे वरिष्ठ विधायक हैं जिनका पिछली बार टिकट काटा था, सरताज सिंह का काटा था, इस बार भी बहुत सारे कतार में खड़े हैं, सीतासरन शर्मा से लेके ऐसे जो उम्र दराज हो चुके हैं, 75 प्लस हो चुके हैं, परिवारवाद से आते हैं, या जिनके खिलाफ एंटी इनकम्बेंसी है, नाराजगी है, उनके काट देंगे वो। विजय जी अपवाद भी थे, जुगुल किशोर बागड़ी को रेगांव में दिया था, वो भी उम्रदराज थे, नागेंद्र सिंह को नागौर से दिया था, वो भी उम्रदराज थे। तो भारतीय जनता पार्टी ठीक है, जो बुजुर्ग नेता है उनकी टिकट को काट सकती है, लेकिन ये देखना होगा कि जो युवा नेता थे, जो 4-4, 5-5 बार के विधायक हैं, उनको लेकर भी एंटी इनकम्बेंसी होगी, उनकी टिकट कटती कि नहीं कटती, खासतौर पर उन दिग्गजों की जो कहीं शिवराज के लिए चुनौती बने, क्या उनकी टिकट बची रहती है या उनकी कटती है। नाम नहीं ले रहा हूं मैं, लेकिन आप भी समझते हैं कि वो कौन से लोग हैं जो शिवराज के लिए कभी जो है चुनौती बन सकते हैं। तो पांडे जी, चुनौती तो कौन बन सकता है, ये तो यदि हम फार्मूले देखें, गुजरात में भी हमने देखा, कर्नाटक में भी देखा, उन्होंने तो पूर्व सीएम के, वर्तमान सीएम के, सबके काट दिए थे। लेकिन क्या आपको लगता है कि सांसदों को मैदान में उतारने से बीजेपी का पलड़ा भारी होगा? जातिगत समीकरण साधने के लिए उतारा जा रहा है, या उनके पीछे कि मोदी की लोकप्रियता है इसलिए मैदान में उतारा जा रहा है कि जो विधायकों के खिलाफ नाराजगी होगी तो सांसदों को उतार दिया जाए तो वो नाराजगी दूर हो जाएगी और उनका पलड़ा भारी हो जाएगा, या हारी हुई सीटों पर दाव लगाया जाएगा सांसदों का? देखिए ब्रजेश जी, बीजेपी इस तरीके का प्रयोग करती रही है और चुनाव में सीट जीतने के लिए हर रणनीति अपनाती है, ये हर पार्टी का ये कदम, इसलिए सांसदों को भी लड़ाया जाता। गणेश सिंह पिछले विधानसभा चुनाव में रामपुर बघेलान से टिकट मांग रहे थे, नहीं मिला। हो सकता है इस बार उनको ये राव उदय प्रताप सिंह भी मांग रहे थे, वो भी विधानसभा लड़ना चाहते थे। जी जी जी। तो बीजेपी जो प्रयोग कर रही है सफलता, जब मुझे लगता है कि जैसे उदय प्रताप सिंह की उनकी छवि अच्छी है, उनके खिलाफ एंटी इनकम्बेंसी नहीं है, तो अगर उनको सरताज सिंह की जगह रिप्लेस किया जा रहा तो बीजेपी को ये सफलता मिलेगी। और वो तो कुछ जिस तेंदुखेड़ा से जीतते आते थे वो कांग्रेस के पास चली गई है, संजय शर्मा वहां से जीत गए। जी जी जी। तो नहीं, उनको फिर वहां भी जो है ये प्रयोग करके उनको परास्त करने के लिए बीजेपी प्रयास करेगी। एक चीज मैं और कहना चाह रहा था, जो आप बार बार कर्नाटक फार्मूला का कह रहे हैं, मध्य प्रदेश में कर्नाटक फार्मूला इसलिए लागू नहीं हो सकता कि वहां जिस तरीके इस्तीफे हो रहे हैं ना, कर्नाटक का संगठनात्मक ढांचा और मध्य प्रदेश का बीजेपी का संगठनात्मक ढांचे में बहुत जमीन आसमान का अंतर है। यहाँ बीजेपी बड़ी सशक्त है, यहाँ कोई किसी बड़े नेताओं के आने जाने से कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा, क्योंकि संगठन की ताकत बहुत अच्छी है और आरएसएस का जनाधार बहुत ज्यादा अधिक है। तो इसलिए कर्नाटक के फार्मूले के आधार पर अगर टिकट कटते भी है तो यहाँ बगावत के स्वर, मुझे नहीं, इक्का दुक्का छोड़ के मुझे नहीं लगता है कि कोई इस्तीफा दे देगा बीजेपी से।
तो ये भी एक यहाँ स्थिति मजबूत है बीजेपी की। तो मुझे नहीं लगता कांग्रेस से या बीजेपी में कोई बगावत होगी। जहां तक आपने उदय प्रताप सिंह के तेंदुखेड़ा से लड़ा है कि संजय शर्मा के खिलाफ छवि एंटी इनकम्बेंसी की है और बाहुबली की नेता के रूप में बनी है, तो उदय प्रताप सिंह को लड़ाने से उनको ये लगता है कि बीजेपी को जो है फायदा होगा। इसी प्रकार से उज्जैन से अनिल फिरोजिया की छवि ठीक है, पहले विधायक रह चुके हैं अनिल फिरोजिया जी, तो वहां भी बीजेपी कांग्रेस की सीट है, तो बीजेपी को जो है वहां फायदा हो सकता है। और बीजेपी इस तरीके का, आपको ध्यान हो, गौरी शंकर बिसेन पहले सांसद हुआ करते थे, बाद में उनको जो है विधानसभा का चुनाव लड़ाया गया। तो बीजेपी का जो प्रयोग है सक्सेस होगा, एक आध दो छोड़ दिया जाए अपवाद स्वरूप, लेकिन ये सांसदों का लड़ाने का जो निर्णय अभी फिलहाल हुआ है, ऐसी संभावनाएं जताई जा रही हैं कि सांसद भी चुनाव लड़ने के इच्छुक हैं और पार्टी इस पर विचार कर रही है। आज तो बाकायदा एक बड़ी बैठक भी है, मंथन चल रहा है, मतलब चुनावी मूड में तो है ही बीजेपी, रणनीति भी बना रही है कि कहाँ किसको साधा जाए, किस तरह से रणनीति बनाई जाए कि हर सीट पर फोकस करके उसको जीतने की, और हारने वाली जो सीट है उसको कैसे जीता जाए। पांडे जी, लगता है कुछ तकनीकी कुछ खामी है। शुक्ला जी, बीजेपी की रणनीति तो दिख भी रही है, कांग्रेस की भी दिख रही है, उनके पास तो एकमात्र सांसद है, तो वो क्या करेंगे एंटी इनकम्बेंसी को दूर करने के लिए? क्या उनको भी किसी तरह का फार्मूला, जैसे हमने देखा कमलनाथ जी भी पहले कह चुके हैं कि बहुत सारे लोगों के टिकट काटेंगे, लेकिन क्या उनके लिए ऐसा आसान है कि वो सिटिंग एमएलए का टिकट काट सकें? इतनी हिम्मत दिखा पाएगी क्या कांग्रेस? नहीं, मुझे तो नहीं लगता है कि कांग्रेस अपने सिटिंग एमएलए की टिकट काटेगी। वो कुछ एक का दुक्का अपवाद हो सकते हैं कि जिनकी कमलनाथ से ना पट रही हो, तो कमलनाथ चाहते हो कि इनकी टिकट कट जाए, ऐसे एक दो नाम आपको मिल जाएंगे। एक चीज मैं आपको थोड़ा सा दुरुस्त करना चाहता हूँ कि गणेश जी, पांडे जी ये कह रहे थे कि सांसद गणेश सिंह रामपुर से टिकट मांग रहे थे। मेरी गणेश सिंह से आज भी बात हुई है, और गणेश सिंह जब 2008 में जो उनके नाम की चर्चा हुई थी, तब भी मैंने उनसे पूछा था कि आप विधानसभा लड़ेंगे, उन्होंने साफ मना किया था कि वो विधानसभा बिल्कुल नहीं लड़ेंगे। और आज भी मेरी जब उनसे सवेरे बात हुई भास्कर में खबर पढ़ने के बाद, तो उन्होंने मना किया कि वो विधानसभा का चुनाव नहीं लड़ना चाहते। लेकिन अगर पार्टी उनको लड़ाएगी तो कहां से लड़ाएगी, बहुत बड़ा सवाल है। तो विंध्य प्रदेश में कुछ सीटें ऐसी हैं जहां पर अब तक बीजेपी को कामयाबी नहीं मिली। उसमें चित्रकूट है, चित्रकूट में केवल एक बार 2008 में सुरेंद्र सिंह गहरवार चुनाव जीते थे, उसके बाद से आज तक जो है बीजेपी चित्रकूट में नहीं जीत पाई है, जबकि वहां पे नानाजी देशमुख का एक बहुत बड़ा प्रकल्प है। बीजेपी की नजर ये है कि एक बार हमको चित्रकूट जीतना, तो हो सकता है कि गणेश सिंह को चित्रकूट से लड़ाया जाए। अभी आपने जो प्रश्न किया कि कांग्रेस, अभी एक बार फिर से दोहराएंगे क्या ब्रिजेश जी अपना प्रश्न? कांग्रेस क्या करेगी? वो तो यदि टिकट काटती है तो उसके लिए तो और संकट खड़ा हो जाएगा। कांग्रेस कुछ नहीं करेगी, कांग्रेस बीजेपी के विद्रोह को भुनाने की कोशिश करेगी। खासतौर पे जैसे अभी आप देखिए दमोह का एक चुनाव हुआ था, दमोह के चुनाव में क्या हुआ था, बीजेपी कांग्रेस को फायदा किस बात का मिला? क्योंकि जयंत मलैया की टिकट कट गई और उनके जो बच्चे थे वो साफ तौर पे जो है पार्टी का नुकसान कर रहे थे। इसी तरह से आपके दीपक जोशी जी हैं, बहुत सारे नाम आपको ऐसे मिल जाएंगे बीजेपी में। तो कांग्रेस क्या करेगी, वेट एंड वॉच की पॉलिसी पे काम करेगी, और जो इसके अंदर का विद्रोह है, बीजेपी के अंदर का जो विद्रोह है, उसको बनाने की वो कोशिश करेगी। उसके पास में, अपने पास में कुछ भी नहीं है ऐसा कि जिसको जो है वो चुनाव में दांव पे लगाकर कुछ हासिल कर सके। बीजेपी के पास बहुत कुछ है, अच्छा संगठन है, अच्छे लोग हैं, अच्छे प्रत्याशी हैं, अच्छा एडमिनिस्ट्रेशन है, अनुशासन है, सब कुछ है बीजेपी। लेकिन पांडे जी तो कह रहे हैं कि मध्य प्रदेश का जो संगठन, हमने पिछली बार भी देखा, टिकट काटा लेकिन उसका उतना विद्रोह नहीं हुआ है। यदि आप दमोह की एक छोड़ दें उदाहरण, उपचुनाव की बात है, लेकिन क्या आपको लगता है कि इस विद्रोह के सहारे ही कांग्रेस इतनी तैयारी कर रही है कि बस विद्रोह होगा, सिंधिया जी वहाँ चलेगा, झगड़ा होगा, उसका फायदा हमको मिल जाएगा? और यदि संगठन में जिस तरह से इस बार तैयारियां चल रही हैं, चाहे मध्य प्रदेश से लेकर दिल्ली तक, इस बार पूरी कमान दिल्ली से रहेगी, तो कोई विद्रोह कर सकता है बीजेपी में? मुमकिन नहीं है, और जो करेगा तो उसको कोई बहुत महत्व नहीं मिलेगा, पार्टी उसको सीधे बाहर कर देगी। बहुत सारे नेता ऐसे हम लोगों ने देखे हैं बीजेपी के भीतर जो असंतुष्ट रहे, और बाद में भारतीय जनता पार्टी ने उनको हाशिए पे डाल दिया, किनारे कर दिया, उनकी ज्यादा परवाह नहीं किया। और देखिए, जो बीजेपी का जो सबसे बड़ा ट्रम्प कार्ड है वो है मोदी जी। मोदी जी के नाम पे आप प्रदेश में भी चुनाव जीत लेते हैं, आप नगर निगम के भी चुनाव जीत लेते हैं, पंचायतों के चुनाव भी जीत लेते हैं। तो जब तक ये बड़ा फिगर जो है बीजेपी के साथ में, तब बीजेपी के भीतर कोई विद्रोह करने का साहस भी नहीं करेगा। और अगर करेगा वो, तो उसकी एक तरह से आप ये देख लीजिए कि उसकी राजनीति धीरे धीरे जो है हाशिए पे चली जाएगी।
मोदी जी को चैलेंज करके तो मुझे नहीं लगता कि पार्टी के भीतर कोई भी रह पाए। और अब तो हम ही अभी फिलहाल तो 2 दलीय व्यवस्था की बात कर रहे हैं। जब चुनावी रण में पार्टियां उतरेंगी तो आप देखेंगे ओबीसी भी आएगी, आम आदमी पार्टी भी आएगी, समाजवादी पार्टी भी आ रही है और तमाम तरह की, और विंध्य प्रदेश की भी पार्टी आ रही है। तो ये पार्टियां भी तो खेल किसी न किसी का बिगाड़ेंगी और जो असंतुष्ट होंगे उस तरफ रुख करेंगे। बहरहाल ये तो चुनावी रण के बाद पता चलेगा किसकी रणनीति कामयाब रही, किसके फार्मूले में दम दिखा, किसके में नहीं। फिलहाल मुझे दीजिए इजाज़त और आप देखते रहिए अनादि टीवी। नमस्कार।